कैसे हो सभी। एकदम बढ़िया। कैसे चल रही है तैयारी? कल की क्लास में हमने पढ़ा था जो रूमिनेंट होते हैं उनमें पाचन कैसे होता है, ट्रू स्टोमक कौन सा होता है, रुमन, रेटिकुलम, ओमेजम और एबोमेजम। यदि चार पेट है तो वो रूमिनेंट कहलाएगा। यदि उसमें तीन पेट है तो सुडो रूमिनेंट कहलाएगा। और रूमिनेंट में सबसे बड़ा पेट होता है रुमन और ट्रू स्टोमक होता है एबोमेजम। और रूमिनेंट होता है फोरगट फर्मेंटर। हम इसके बारे में कल की क्लास में अध्ययन किया था। आज हम चर्चा करेंगे जो हैंडगट फर्मेंटर है। फर्मेंटेशन होता है उनके आंतों के पिछले हिस्सों में, उनको हैंडगट फर्मेंटर कहते हैं। उनके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो फर्मेंटेशन किसके लिए होता है? चारे को पचाने के लिए पशुओं में फर्मेंटेशन होता है ताकि चारे को पचाया जा सके। तो रूमिनेंट जिनके पास रुमन है, रूमिनेंट और सुडो रूमिनेंट, उनमें तो फर्मेंटेशन फोरगट में होता है। और जिसमें रुमन और रेटिकुलम नहीं है उसमें आंतों के पिछले हिस्सों में यानी बड़ी आंत में फर्मेंटेशन होगा। तो मोनोगेस्ट्रिक एनिमल है घोड़ा, खरगोश और हाथी। इनमें फर्मेंटेशन बड़ी आंत में होता है, इसलिए इनको हैंडगट फर्मेंटर कहते हैं। तो आज हम शुरू करेंगे हैंडगट फर्मेंटर के बारे में। हैंडगट फर्मेंटर। हैंडगट फर्मेंट का मतलब होता है फर्मेंटेशन होता है सेल्यूलोज को पचाने के लिए। और फर्मेंटेशन किसके द्वारा होगा? सूक्ष्म जीवों के द्वारा। बैक्टीरिया, फंजाई और प्रोटोजोआ, इनके द्वारा फर्मेंटेशन होता है। तो फर्मेंटेशन क्या होता है? फर्मेंटेशन किसके द्वारा होता है? सूक्ष्म जीवों के द्वारा। सूक्ष्म जीवों के द्वारा, इनके द्वारा फर्मेंटेशन होता है। सूक्ष्म जीवों में क्या क्या आते हैं? बैक्टीरिया आएंगे आपके, बैक्टीरिया, फंजाई और प्रोटोजोआ, इनके द्वारा फर्मेंटेशन की प्रक्रिया होती है। इसको किण्वन भी कहते हैं। फर्मेंटेशन को क्या कहेंगे? किण्वन। किण्वन के द्वारा जो चारे में सेलुलोज होता है उसको तोड़ा जाता है सूक्ष्म जीवों के द्वारा, और इस प्रक्रिया को फर्मेंटेशन कहेंगे। यदि ये प्रक्रिया फर्मेंटेशन फोरगट में हो रही हो तो फोरगट फर्मेंटर, और बड़ी आंत में होती है तो हैंडगट फर्मेंटर। अब हम खरगोश की बात करते हैं, रेबिट। ये भी हैंड गट फर्मेंटर जानवर है ये, खरगोश। खरगोश मोनोगेस्ट्रिक एनिमल है, एक ही पेट होता है इसमें। मोनोगेस्ट्रिक जानवर है ये, एक ही पेट होता है। और फर्मेंटेशन कहाँ पर होगा? बड़ी आंत में। बड़ी आंत के में भी सिक्कम में। सिक्कम ये बड़ी आंत का भाग है। बड़ी आंत, यहाँ पर फर्मेंटेशन होगा। सिक्कम में फर्मेंटेशन। अब बड़ी आंत में फर्मेंटेशन होगा तो मैं इसको हैंड गट फर्मेंटर कह दूं। फर्मेंटेशन कहाँ हो रहा? बड़ी आंत में। तो ये हैंड गट फर्मेंटर हो गया क्योंकि छोटी आंत के बाद में हो रहा है। बड़ी आंत आंत का अंतिम हिस्सा होता है, तो हैंड गट फर्मेंटर है ये, हैंड गट फर्मेंटर। अब क्या होता है? रेबिट जैसे ही घास खाता है उसके बाद में मोनोगेस्ट्रिक एनिमल है, तो उसके जो स्टोमक होता है उसमें एंजाइमेटिक डाइजेशन होता है, और बाद में जो बड़ी आंत में जाता है सिक्कम में, वहां पर फर्मेंटेशन होगा। यानी पोषक तत्व कहाँ बनेंगे? सिक्कम में। विटामिन, फर्मेंटेशन से विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, प्रोटीन बनती है और वोलेटाइल फैटी एसिड होते हैं। अब रेबिट में एक सिकोट्रोपिक घटना पाई जाती है, यानी ये खुद के मल को ही खाता है। क्यों खाता है? क्योंकि पोषक तत्वों के लिए ये खुद के मल को खाकर वो न्यूट्रिएंट जो पोषक तत्व है उसको वापस रिसाइकल करता है यानी यूज करता है। उसके बारे में आज हम इस पे चर्चा करेंगे। तो खरगोश क्या करता है? हैंड गट फर्मेंटर है। तो अब इसमें क्या होएगा? ये पोषक तत्वों के लिए, पोषक तत्वों को प्राप्त करने के लिए
एक प्रक्रिया करता है, इसको क्या कहेंगे? सिकोट्रोपी। सिकोट्रोपी, सिकोट्रोपी करता है। सिकोट्रोपी क्यों कर रहा है ये? क्योंकि सिक्कम में फर्मेंटेशन हो रहा है, तो पोषक तत्व कहाँ बढ़ेंगे? सिक्कम में। सिक्कम के बाद ये कोलन और रेक्टम से बाहर हो जाएंगे। लेकिन रेबिट क्या करता है? जो पोषक तत्व होते हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, प्रोटीन बनी फर्मेंटेशन से, इसके द्वारा जो पोषक तत्व बनते हैं ना, इन पोषक तत्वों को रेबिट सुबह के समय, मॉर्निंग के समय सॉफ्ट फिशेज से इनको खा लेता है, जिससे उसको विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, प्रोटीन और काफी ज्यादा मात्रा में पोषक तत्व मिलते हैं, इसलिए ये जिंदा रह पाता है। तो इसके जीवन यापन करने के लिए इसकी लाइफ लाइन है कि ये खुद का मल खाए, और ये खुद का मल सॉफ्ट सॉफ्ट पीसेस मॉर्निंग के समय में खाता है, जो कि एक फर्मेंटेड है। इस घटना को क्या कहेंगे? सिकोट्रोपी। यहाँ पर स्टार लगा लो, सिकोट्रोपी कहेंगे। यह क्या करता है? सॉफ्ट फिशेस खाता है। ठीक है, सुबह के समय खुद का मल खाता है ये, खुद का मल खाता है। अब ये सुनने में आपको अजीब लग रहा होगा कि खुद का मल खा रहा है, किसी ने इसको पहली बार देखा होगा खुद का मल खाते हुए, तो रेबिट को उन्होंने कहा होगा ये कोप्रोफेजिया कर रहा है, यानी खुद का मल खाने की घटना को कोप्रोफेजिया कहते हैं। तो इस घटना को कोप्रोफेजिया भी कहते हैं। क्या कहेंगे? कोप्रोफेजिक, कोप्रोफेजिक भी कहते हैं, यानी खुद का मल खा रहा है, कोप्रोफेजिक। लेकिन जब वैज्ञानिकों ने इसका अध्ययन किया कि रेबिट की ऐसी क्या मजबूरी है कि खुद का मल खा रहा है, तो बाद में पता चला कि ये मोनोगेस्ट्रिक एनिमल, और जो सिक्कम होता है बड़ी आंत में, यहाँ पे फर्मेंटेशन हो रहा है। तो ये जो पोषक तत्वों को यदि ये नहीं खाएगा तो कैसे जीवित रहेगा, इसलिए यह क्या करता है? सिकोट्रोपी करता है। कोप्रोफेजिक भी कहते हैं इसको। लेकिन एग्जाम में यदि दोनों आ जाए क्वेश्चन में, तो आपका सिकोट्रोपी ज्यादा सही आंसर जाएगा, क्योंकि ये पोषक तत्व खा रहा है। और कोप्रोफेजिक तो कोई भी जानवर यदि खुद का मल खाता है, तो उस घटना को हम कोप्रोफेजिक कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? और जो ये सिकोट्रोपी है, ये 3 वीक से प्रारंभ हो जाती है, यानी रेबिट जब 3 वीक का होता है तब से प्रारंभ होती है सिकोट्रोपी, प्रारंभ होती है, और पूरे जीवन करता है ये सिकोट्रोपी। खुद का मल खाता है और अपने जीवित रहने के लिए खुद के मल को खाकर जीवित रहता है। तो 3 वीक से प्रारंभ होती है। ठीक है, एक क्वेश्चन तो ये बनता है कि सिकोट्रोपी कब प्रारंभ होती है? 3 वीक से। और रेबिट एक जानवर है, तो ये सिकोट्रोपी है। कोप्रोफेजिक भी आ जाए तो दोनों ऑप्शन में होना, तो सिकोट्रोपी ज्यादा सही है। यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, देखो, समझोगे ना आपको लंबे समय तक याद रहेगा। यदि आपने समझ लिया कॉन्सेप्ट, तो ये आपको ये क्वेश्चन आएंगे तो ये आपका सही हो जाएगा, लंबे समय तक याद रहेगा। और सीधा रटेंगे रेबिट एक कोप्रोफेजिक जानवर है, सिकोट्रोपिक जानवर है, तो आपको एग्जाम में कंफ्यूजन हो जाएगा कि ज्यादा सही कौन सा है। ज्यादा सही ये हो जाएगा, क्योंकि पोषक तत्व बनते हैं सिक्कम में, इसलिए ये सिकोट्रोपी है। ठीक है, सिकोट्रोपी मतलब पोषक तत्व खा रहा है ये, पोषक तत्व होते हैं, इसलिए इसको खाता है। आप ऐसे ही नोट्स बना लो, थोड़ा बहुत ऐड कर लेना जो मैं बोल रहा हूँ, बाकी कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। और यदि आप समझ लोगे तो पूरा लंबे समय तक याद रहेगा। और क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो मैं आपको बता दूंगा कि सिकोट्रोपी ज्यादा सही या कोप्रोफेजिक, हम क्वेश्चन से समझते हैं। खरगोश एक जानवर है जो निम्न में से किसमें शामिल है? किसमें शामिल है? अब मैं यहाँ पे पहला ही ऑप्शन लिख देता हूँ आपको, कोप्रोफेजिक, कोप्रोफेजिक। दूसरा ऑप्शन लिख देता हूँ सिकोट्रोपी, सिकोट्रोप। तीसरा लिख देता हूँ रूमिनेंट। इस क्वेश्चन से आपके सब डाउट क्लियर हो जाएंगे। रूमिनेंट्स क्या है, कोप्रोफेजिक क्या है, सिकोट्रोप क्या है, और चौथा है सूडो रूमिनेंट।
सूडो रूमिनेंट। अब बताओ इसका क्या आंसर जाएगा। कोप्रोफेजिक भी दे दिया और सिकोट्रोपी भी दे दिया। अब दोनों में से क्या आंसर इसका जाएगा, आप मुझे बताओ। तो कोप्रोफेजिक मतलब तो खुद का मल खाना। खुद का मल तो कोई भी खाता है, जैसे अवशिष्ट पदार्थ को खा रहा हो। कोई भी पशु सिकोट्रोपी कोप्रोफेजिक होता है, यानी खुद का मल खाना। और सिकोट्रोपिक रेबिट ही करता है, केवल पोषक तत्व खाता है। तो सिकोट्रोपिक केवल रेबिट करता है और पोषक तत्वों को खाता है, इसलिए ये सिकोट्रोपी ज्यादा सही होगा। दोनों आ जाए ना तो सिकोट्रोपी करना है, और दोनों ऑप्शन में आ जाए एक और दो, फिर ऑप्शन में आ जाए एक और दो, दोनों सही है, तो आपको फिर ये तीसरा वाला लगाना है कि एक और दो दोनों सही है। सिकोट्रोपी यानी पोषक तत्व खाता है, पोषक तत्व होते हैं इसमें, इसलिए ये मोर करेक्ट है। फर्मेंटेड प्रोडक्ट है ये इसको सीधा खा लेता, नहीं खाएगा तो पोषक तत्व नहीं मिलेंगे और इसका जीवित रहना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए रेबिट एक सिकोट्रोपी करता है। क्लियर है, यहाँ से दो ही क्वेश्चन बनते हैं। 3 वीक से प्रारंभ होती है और हैंड गट फर्मेंटर है। फर्मेंटेशन सूक्ष्म जीवों के द्वारा होता है। जो भी चारा खाते हैं उसमें सेलुलोज होएगा और वो एंजाइम से नहीं पचते, उसको केवल सूक्ष्म जीव ही पचाते हैं। और ये पचाएंगे, इसको तोड़ देंगे सेलुलोज को, उससे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बनेगा, प्रोटीन बनेगी, माइक्रोबियल और अन्य जो न्यूट्रिएंट होते हैं उनको ये सिकोट्रोपी कर कर वापिस खा लेता है, यानी रिसाइकिल हो गया। एक साइकिल बन गई, मुंह से खाया, आंतों में गया, फर्मेंटेशन हुआ और उसको क्या फीसेस पास नहीं किया और सीधा ही खा लिया रेक्टम से। इस घटना को सिकोट्रोपी कहते हैं। ठीक है, अच्छे से समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लो। अब हैंड कट फर्मेंटर जानवर कौन कौन होते हैं। एक तो हमने अभी खरगोश पढ़ा था। ये हैंड कट फर्मेंटर क्यों है, क्योंकि इनके पास रोमन और रेटिकुलम नहीं होता है। खरगोश है। सेकंड है घोड़ा, हॉर्स हो गया। और तीसरा आपके हाथी हो गया। अब इनमें फर्मेंटेशन कौन सी जगह होता है, खरगोश में कहाँ पे होगा, सिक्कम में। हमने अभी पढ़ा सिकोट्रोपी करता है ये। खरगोश में कहाँ पे होगा, सिक्कम में। ये खुद का मल खाकर सरवाइव करता है, लाइफ लाइन है इसकी। लेकिन घोड़े में कहाँ पे होगा, सिक्कम में और कोलन में, प्लस कोलन। अब आपने, आपके दिमाग में यह आ रहा होगा कि रेबिट तो सिकोट्रोपी कर कर यानी खुद के मल को खा के जीवित रहेगा, लेकिन घोड़े के पास ऐसा क्या है जो ये जीवित रहता है। तो घोड़ा क्या होता है, एक वीआईपी जानवर। इसको क्या चाहिए, दाने की मात्रा ज्यादा चाहिए, चारा। केवल चारा ही, चारे पे जीवित नहीं रह सकता, इसको दाना ज्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि सिक्कम और कोलन में फर्मेंटेशन हुआ और उसके बाद में ये फीसेस रेक्टम से बाहर निकल जाएगा। तो इसको पोषक तत्व इतने नहीं मिलेंगे, जिसे केवल चारा ही खाएगा तो उससे पोषक तत्व कम मिलते हैं घोड़े को, इसलिए घोड़े को दाना और चने की दाल है ज्यादा दी जाती है। यदि कोई आपको पूछे कि आप वेटनरियन हो, कहीं लगोगे आप, तो घोड़े का यदि न्यूट्रिशन के बारे में आप जानोगे तो ये हैंड गट फर्मेंटर तो है ही है, सिक्कम और कोलन में फर्मेंटेशन हो रहा है, लेकिन ये कोप्रोफेजिक नहीं करता है, यानी खुद का मल ये नहीं खा रहा है और रेक्टम से पोषक तत्व युक्त जो ये फीसेस होता है बाहर निकल जाता है। आपने घोड़े की लीद देखी होगी, उसमें चारे के बड़े बड़े तिनके भी बाहर निकल जाते हैं, यानी पूरी तरह से पाचन नहीं हो पाता। ये रूमिनेशन भी नहीं करता और मोनोगेस्ट्रिक एनिमल है, पाचन तंत्र इसका छोटा होता है। तो इसके लिए क्या, अपने ये जो दाना होता है और जो चने की दाल होती है इसकी ज्यादा जरूरत रहती है। ठीक है, और हाथी में फर्मेंटेशन कहाँ पे होगा, कोलन में। समझ में आ गया। और इनके पास क्या नहीं है, रोमन और रेटिकुलम नहीं है। रोमन एंड रेटिकुलम, जो ये फोरगेट फर्मेंटर है ये सब एब्सेंट है, इसलिए ये इनका फर्मेंटेशन बड़ी आंत में होता है, इसलिए ये हैंडगट फर्मेंटर है। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम पोल्ट्री का पाचन तंत्र पढ़ेंगे। पोल्ट्री का, पोल्ट्री में कैसे होता है। पोल्ट्री हो गई मुर्गी। मुर्गी के दांत नहीं होते, ये भी भोजन को सीधा निगलती है। मुर्गी में दांत नहीं होते इसलिए ये सीधा निगलती है। तो जैसे ये निगलती है, ये इसका मुंह हो गया, चोंच हो गई, और यहाँ पे इसका एक पाउच होता है, क्रॉप इसोफेगस का ही जो
फुला हुआ पोर्शन होता है अंत में, वो होता है इसके क्रोप, इसको क्या कहेंगे, क्रोप। यहाँ पे ये टेम्परेरी स्टोर करती है भोजन को, सीधा निगलती है। यहाँ पे इसके दांत एब्सेंट होते हैं ना, टीथ एब्सेंट है इसके, टीथ एब्सेंट यानी दांत नहीं पाए जाते, सीधा निकल रही है। फिर आ जाता है इसके स्टोमक, इसके स्टोमक को प्रोवेंट्रिकुलस कहेंगे। ये इसका ट्रू स्टोमक होता है। क्वेश्चन बहुत आता है ये कि मुर्गे का जो ट्रू स्टोमक, वास्तविक जो आमाशय है वो कौन सा होता है, तो ट्रू स्टोमक इसका प्रोवेंट्रिकुलस होता है, प्रोवेंट्रिकुलस। यहाँ से एंजाइम आते हैं और भोजन को पचाते हैं। फिर इसका जो एक मस्कुलर स्टोमक और होता है, ये मस्कुलर यानी इसकी वाल बड़ी होती है, ये मस्कुलर स्टोमक होता है, इसको क्या कहेंगे हम, गिजार्ड, गिजार्ड या वेंट्रिकुलस, गिजार्ड या वेंट्रिकुलस कहते हैं इसको। पोल्ट्री का आप बना लेना डायग्राम, ये इसको थोड़ा बड़ा बना देना। ये प्रोवेंट्रिकुलस है, यानी यहाँ पर क्या होंगे, एंजाइम, एंजाइम होंगे तो पाचन, जब एंजाइम यहाँ से बढ़ेंगे तो इसको क्या कहेंगे हम, ट्रू स्टोमक, एंजाइम्स प्रेजेंट। जैसे ही एंजाइम आ गए तो ये क्या हो जाएगा, प्रोवेंट्रिकुलस, वास्तविक, वास्तविक अमाशय, वास्तविक अमाशय कह दो या स्टोमक कह दो, स्टोमक यानी ट्रू स्टोमक हो गया, प्रोवेंट्रिकुलस। यही क्वेश्चन बनता पोल्ट्री में ज्यादा कि वास्तविक अमाशय कौन सा, प्रोवेंट्रिकुलस और वेंट्रिकुलस, देखिए आपको कंफ्यूज करेगा। इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो मोटी वाल है मस्कुलर, ये भोजन को क्या पीसता है, ग्राइंडिंग करता है। पीसने को इंग्लिश में क्या कहेंगे, ग्राइंडिंग। तो यहाँ पे भोजन को, भोजन क्या हो जाएगा, पीसता है या ग्राइंडिंग होती है उसकी, ग्राइंडिंग होकर ये बारीक बारीक टुकड़ों में टूट जाएगा, और यहाँ से जो एंजाइम आएंगे और भोजन आएगा वो यहाँ पे मिक्स हो जाएगा, और यहाँ पे पाचन होकर ये आंतों में चला जाएगा अवशोषण के लिए। तो पोल्ट्री में गिजार्ड है, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, पोल्ट्री में दांत नहीं है तो चबाने की तो आवश्यकता पड़ेगी, कहाँ चबाएगा ये, इसका पीसना गिजार्ड में होगा या वेंट्रिकुलस में। और प्रोवेंट्रिकुलस, यहाँ पर क्या होंगे, एंजाइम। बस इतना याद रख लोगे ना, एंजाइम, तो आपके ऑटोमेटिक दिमाग में आ जाएगा, जहां पे एंजाइम होगा वहां पर वास्तविक अमाशय होगा, यानी ट्रू स्टोमक होगा। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। और यहाँ पे ये क्रॉप है, यहाँ पे ये स्टोरेज करता भोजन को, ऐसे आ जाएगी भोजन का, भोजन का कम समय के लिए, कम समय के लिए स्टोरेज, स्टोरेज करता है, बहुत ही कम समय के लिए यहाँ पर भर कर रख सकता है। तभी आपने देखा होगा जो भी अपन कबूतर है, दाना डालते हो, भोजन खा लेते हो, यहाँ पर गले में सूजन आ जाती है। तो वो सूजन क्यों आती है, क्योंकि वहां पर ये भोजन थोड़े देर के लिए स्टोरेज कर रहा है। और जो नवजात जो बच्चे होते हैं मुर्गी में, उनको क्या करती है, जो पोल्ट्री फीमेल होती है, वो उसके क्या चोंच के अंदर चोंच लगाकर क्या पिला रही होती है, क्रॉप मिल्क। यहाँ पे क्रॉप मिल्क भी सीक्रेट होता है जो बच्चों को न्यूट्रिशन देते हैं। यहाँ पे स्तन ग्रंथियां भी नहीं है, इसलिए पोल्ट्री मेमल्स भी नहीं है, ए बीज में आती है ना, स्तन ग्रंथियां यहाँ पर नहीं पाई जाती है। समझ में आ गया आपको, ठीक है, उतार लो, नोट कर लो इसको। अब हम बात करेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण जो टॉपिक है उससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, उस पर हम बात करेंगे। जो टर्मिनोलॉजी होती है कि इनकी मेटिंग को क्या कहते हैं, ग्रुप ऑफ जैसे स्वाइन को क्या कहते हैं, केटल के ग्रुप को क्या कहते हैं, इनके यंग वन को क्या कहते हैं, इनसे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं जनरल टर्मिनोलॉजी से। तो उसकी हम बात करते हैं। सबसे पहले काउ, फिर बफेलो, काऊ बफेलो गाय भैंस, फिर भेड़ और बकरी, बकरी के बाद में पिग, पिग की भी बात करते हैं, पिग,
कैमल और हॉर्स, ये काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। काऊ, बफेलो, भेड़, बकरी, पिग, कैमल और हॉर्स। यहाँ पर हम ग्रुप ऑफ एनिमल को क्या कहेंगे? ग्रुप ऑफ एनिमल, यानी ग्रुप यानी समूह, तो इनके समूह को क्या कहते हैं? समूह। कऊ के ग्रुप को क्या कहेंगे? हर्ड। कोई भी जानवर समूह में रहना पसंद करेगा। यदि अब तो हम इनको गाय और भैंस को, सभी जीवों को क्या डोमेस्टिक पालते हैं, लेकिन यदि इनको जंगल में खुला छोड़ दे तो सब पशु, गाय अपना झुंड बनाएगी, बफेलो अपना बनाएगी, सिप, भेड़, पिग सब अपने अपने ग्रुप में रहेंगे। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है ग्रुप की? क्योंकि प्रोटेक्शन करना, शिकारी होते या किसी भी जानवर से इनको खतरा होता शिकारियों से, तो ये ग्रुप में रहते हैं। आपने देखा होगा जैसे कोई गाय का बछड़ा हो, अपने ग्रुप से अलग हो, तो कोई भी शिकारी जानवर उस पे, जैसे कुत्ता, आसानी से अटैक कर देता है। तो ये अपनी सुरक्षा के लिए, ताकि अटैक नहीं हो, इसलिए ये ग्रुप में रहते हैं। जैसे गाय के ग्रुप को हर्ड कहेंगे। जैसे गाय जंगल में चल रही है, कोई भी जैसे टाइगर है, लोयन का अटैक होता है, तो ये आपस में ग्रुप बना लेती है गोलाकार संरचना में, और अपने आप की खुद की रक्षा करती है। और जंगली जानवर भी यदि ग्रुप में रहते हैं तो आसानी से अटैक नहीं करते हैं, इसलिए पशु ग्रुप में रहते हैं। अब इनके ग्रुप को पढ़ना जरूरी है। अब ये जैसे अपने फार्म पर अलग अलग बांध के रखते हैं, उसको ग्रुप नहीं कहते। खुला छोड़ देंगे तो ये ग्रुप बनाकर रहेंगे। इनके गाय के ग्रुप को क्या कहेंगे? हर्ड। भैंस के को भी हर्ड कहते हैं। अब जो जानवर फॉलो करता है ना, एक के पीछे एक चलता है, ऐसा जानवर कौन है? भेड़। यानी ये एक के पीछे एक चलती है, लाइन बनाकर चलती है, यानी फॉलो करती है, उसको क्या कहेंगे? फ्लोक। इसके ग्रुप को क्या कहेंगे? फ्लोक। फ्लोक या हर्टल। हर्टल यानी फ्लोक, इससे याद रह जाएगा। यानी एक के पीछे एक लाइन बनाकर जो भी जानवर चलता, मुर्गी चलेगी तो भी फ्लोक कहेंगे, और भेड़ भी लाइन नहीं टूटने देती है, लगातार एक ही लाइन में चलेगी, तो इसके ग्रुप को भी फ्लोक कहते हैं। बकरी का ग्रुप, बकरी क्या करता है? जो भी जानवर उछल कूद करते हैं, जैसे बकरी अपने दोनों पाँव पाँव ऊपर रखकर भोजन कर सकती है, दीवार पर चढ़ सकती है, चारपाई पे चढ़ती है, मेमना, तो इसके ग्रुप को क्या कहते हैं हम? ट्रिप या बैंड। जो जानवर उछल कूद करता है उसके ग्रुप को हम ट्रिप या बैंड कहते हैं। पिग के ग्रुप को ड्रोव, पिग के ग्रुप को ड्रोव कहते हैं। कैमल अपना लोकल जानवर है। जैसे हम 15-20 लड़कों की टोली जाती है, उसको क्या कहते हैं? टोली। इसी तरह जो कैमल का ग्रुप होता है उसको हम अपनी लोकल लैंग्वेज में टोला कहते हैं, टोला। और हॉर्स के ग्रुप को पैक कहते हैं। अब इसको समझना क्यों जरूरी है? आपको ये याद भी होगा, या अभी याद हो रहा होगा, बाद में कंफ्यूजन हो जाता है। जैसे भेड़ के को फ्लो क्यों कहते हैं, घोड़े को पेक है, ये इसको सही करने के लिए और लंबे समय तक याद करने के लिए इनका अर्थ समझ लो आप। जैसे भेड़ क्या करती है? एक के पीछे एक चलती लाइन बना के, इसलिए इसको फ्लो या हर्टल कहते हैं। और बकरी क्या करती है? उछल कूद करती है, छोटा बच्चा होता दीवार पे चढ़ गया, चारपाई पे चढ़ गया, कहीं भी चढ़ जाता, पेड़ पे चढ़ गया, तो जो उछल कूद करते हैं उसको अंग्रेजी भाषा में ट्रिप या बेंड कहते हैं, इसलिए ये बेंड वर्ड हो गया। टोला अपना लोकल नेम है। और ये घोड़े को पेक, पेक याद रखना हो तो घोड़ा एक पेक एनिमल है। पेक मतलब जो भार वाहक, जो भार को ढोता है, यानी पीठ पर जो भार को ढोता है उसको पेक एनिमल कहते हैं। वहां से आप पेक याद रख लो। ठीक है। अब इनके एडल्ट मेल को क्या बोलते हैं? एडल्ट मेल, मेल यानी वयस्क नर। वयस्क नर आप हिंदी में लिख लो, वयस्क नर को क्या बोलेंगे? कौ का जो वयस्क नर है उसको हम बुल कहेंगे। जो बड़ा है, ब्रीडिंग में काम लेते हैं, उसको बुल कहते हैं। इसको भी बफेलो बुल कह दो, बफेलो बुल। ठीक है। और इसको क्या कहेंगे? रेम, रेम या टप। इसके यंग, जो एडल्ट होता है ना, वयस्क, उसको हम रेम या टप कह दो। टप भी मिल सकता है और रेम भी मिल सकता है। और बकरी के जो यंगवन होता है उसको बक कहते हैं, बक।
आप इसको हिंदी में भी बक लिख दो, लेकिन इंग्लिश के वर्ड मिलेंगे आपको। बक ये नॉर्मल वर्ड है, ये आपको इंग्लिश में ही पढ़ने हैं। ठीक है, बक हो जाएगा। पिग का जो एडल्ट मेल है उसको बोर कहते हैं। ठीक है, बोर। कैमल को मैया या ऊंट, मैया या ऊंट भी कहते हैं। आप हिंदी में यहाँ पे ऊंट भी लिख दो, इसका ऊंट है। घोड़े का जो वयस्क नर होता है उसको स्टालियन कहते हैं। स्टालियन, याद हो जाएगा। बोर है, बक है, एक बार पढ़ लेना। बुल से तो आपको पता ही है, बुल बुल। रेम का पता ही है, रेम और टप। बक, बोर, है ना, इसको थोड़ा देख लेना, बक और बोर, इसमें कंफ्यूजन हो सकता है। बाकी ये मैया ऊंट इसका अलग ही वर्ड है, और स्टालियन का एक अलग ही वर्ड है, तो ये याद रह जाएगा। बस ये थोड़ा बक और बोर का आप देख लेना। इसके बाद ये इसकी फीमेल है, वयस्क जो इसकी मादा होती है इनकी, यानी फीमेल होती है, इसको क्या कहेंगे, कव। यानी जो एक बार बच्चा देने के बाद कव में बदल जाती है, हीपर से कव में कन्वर्ट हो जाती है, एक बार बच्चा देने के बाद कव हो गई। इसी तरह इसमें भी कव, बफेलो, कव बोल दो, बफेलो हो गई। और पेड़ में यू, बक में बक और डोय, ये याद रख लो। इसमें यू बोलते हैं, ये डो, बक और डोय हो गया। और इसमें सो हो गई, मादा सुअर को सो बोलते हैं। और यहाँ पे ऊंट है, इसको क्या बोलते हैं, सेंड, इसकी फीमेल को सेंड। और घोड़े की को मेयर। ठीक है, कव हो गई, यू हो गई, डोय हो गई, सो हो गई, सेंड हो गई, और मेयर। जो एडल्ट, जो वयस्क जो मादा होती है घोड़े की, उसको क्या कहेंगे, मेयर। सेंड, काउ, डोय, यू, बार बार पढ़ना, याद हो जाएगा। अब इनकी मेटिंग को, एक्ट ऑफ मेटिंग, यानी संभोग की प्रक्रिया को क्या बोलोगे, संभोग की प्रक्रिया। संभोग की प्रक्रिया को क्या बोलोगे, इसमें जो मेटिंग होती है गाय में, उसको क्या बोलोगे, सर्विस। सर्विस का मतलब क्या होता है, एक सेवक का काम। सर्वेंट से ये वर्ड अंग्रेजी के सर्वेंट से आया है, इसका मतलब क्या होता है, सेवा। सर्विस से आया ये, सर, इसको सर्विस बोलते हैं। ये वर्ड सर्वेंट से आया, इसका मतलब, सर्वेंट का मतलब होता है सेवक। जैसे बुल होता है, यदि ये मीटिंग करता है तो बुल का कोई बेनिफिट नहीं है, गाय का बेनिफिट है, इसलिए इसको सर्वेंट कहते हैं। क्या बोलते हैं, सेवक। तो सर्विस आ गया, इसके को भी सर्विस कहेंगे। आपके भेड़ है, यहाँ पे टप है, इसलिए इसकी इसकी मेटिंग को क्या बोलेंगे, टपिंग। इसके एडल्ट मेल को टप बोलते हैं, इसलिए जो जो प्रोसेस होता है उसको टपिंग कहेंगे। बकरी में और गाय में सेम ही है, सर्विस कहेंगे। ये भी एक सेवक के रूप में वर्ड आया, यहाँ पे टपिंग है। बोर है, बोर के को कपलिंग, कपलिंग। और यहाँ पे लखाना, लखाना घोड़े का एक, इसका ऊंट का अलग ही वर्ड है, लखाना। और कपलिंग और कवरिंग। अब आपको यहाँ पे कंफ्यूजन, सर्विस में कोई दिक्कत नहीं है, सर्विस वर्ड आपको याद रह जाएगा क्योंकि हमेशा पढ़ने में आ जाता है। लेकिन कंफ्यूजन क्या होगा एग्जाम में, कपलिंग और कवरिंग में। कवरिंग, कवरिंग का मतलब क्या होता है, ढकना। और कपल, जो ये कपलिंग है ना, ये वर्ड कपल से आया है। कपल यानी युग्म, है ना, कपल का मतलब होता है युग्म या युगल, यहाँ से ये वर्ड आया है। तो ये इसमें याद करने में कोई दिक्कत नहीं है। टपिंग, टप याद कर लो, टप से टपिंग। और बकरी में, गाय में सेम है, क्रोमोसोम नंबर भी सेम है। और बाकी ये जो मेटिंग की प्रक्रिया, सर्विस, ये भी सेम है। अब आपको कंफ्यूजन कपलिंग और कवरिंग में होगा। घोड़े को क्यों कवरिंग बोल रहे हैं, और जो पिग होता है इसके को कपलिंग बोलते हैं, इसके कंफ्यूजन को कैसे दूर करोगे। कवरिंग यानी घोड़ा, जो थोरेसिक वर्टिब्रा काफी लंबी होती है, यानी 18 होती है, बाकी जानवरों में 13 ही होती है। बाकी जानवर हिप रीजन तक ही रहते हैं मेटिंग के समय, लेकिन घोड़ा क्या पूरी मेयर को कवर करता है, क्योंकि थोरेसिक केज बहुत लंबा है, चेस्ट बहुत लंबी है घोड़े की, पूरी मेयर को कवर करता है, आगे तक नेक रीजन तक कवर करता है।
इसलिए इसको कवरिंग कहते हैं ना। नेक रीजन तक कवर करेगा इसलिए कवरिंग। एक तो मेटिंग के समय जो घोड़ा होता है वो काफी लंबा होता है, थोरेसिक वर्टिब्रा काफी लंबी होती है, इसलिए पूरी मेयर को नेक रीजन तक यानी पीछे से लेके गर्दन तक कवर करता है, इसलिए ये कवरिंग हो गया। और कपलिंग, जो पिक्का है, जो सेक्स टाइम है मीटिंग का, वो काफी लंबा होता है। बाकी जानवरों में 1 मिनट से ही कम रहता है सभी का, लेकिन इसका क्या 25 से 30 मिनट यानी आधे घंटे तक दोनों को मीटिंग के समय पास में रहना पड़ेगा। यदि दो चीजें पास में है लंबे समय तक, उसको युगल कहते हैं, ठीक है, युग्म या कपल। इसलिए ये वर्ड कपलिंग का मतलब दो चीजों का साथ में रहना। तो मीटिंग का काफी समय लंबा है इनका, तो इसके इसलिए इसको क्या बोलेंगे, कपलिंग। यानी कपल है, ये लंबे समय तक मेटिंग के लिए साथ में रहना पड़ेगा, इसलिए ये कपलिंग वर्ड आ गया। और घोड़े का कवरिंग, क्योंकि पूरी मेयर को ये कवर करता है। एक टॉप मेटिंग हो गया, फिर है एक टॉप पार्चुरेशन। यानी प्रसव को क्या बोलते हैं, प्रसव। प्रसव काऊ का सबको ही पता है, काविंग। काविंग हो गया, इसके को भी काविंग ही बोलेंगे। जो भेड़ है, जो ये क्या करेगी, लेम्ब पैदा, तो इसको लेम्बिंग, लेम्बिंग हो गया। गोट के जो यंग वन को किड बोलते हैं, तो ये किडिंग हो गया। अब यहाँ पर जो यंग वन को तो पिगलेट बोलते हैं, और इसकी जो पार्चुरेशन होता है उसको फरोविंग बोलते हैं, फरोविंग। और इसको भी काविंग बोलते हैं, उनको भी। और हॉर्स के जो होता है, इसके यंग वन को फोल बोलते हैं, तो फोलिंग। कोई डाउट नहीं है, फोलिंग याद हो जाएगा, काविंग, लेम्बिंग, किडिंग, यंग वन के आधार पर। कंफ्यूजन केवल फरोविंग में होगा, क्योंकि यंग वन को तो पिगलेट बोलते हैं। मैं आपको यंग वन लिख देता हूँ नीचे। और यंग वन को क्या बोलेंगे, यहाँ पे काफ, काफ हो गया। यहाँ पे बफेलो काफ हो जाएगा, बफेलो काफ। यहाँ पर लेम्ब हो गया। भेड़ के को यंग वन को लेम्ब बोलेंगे, बकरी के यंग वन को किड बोलेंगे, सुअर के यंग वन को पिगलेट बोलते हैं ना, पिगलेट। अब यही दिक्कत है, इसको याद रखना, अभी मैं बताऊंगा इसका क्या अर्थ होता है। और यहाँ पे टोरडिया, टोरडी है ना, टोरडिया याद रखना है। और यहाँ पे फोल हो गया। अब कोई दिक्कत नहीं है, एक तो पार्चुरेशन काफ से काविंग, बफेलो काफ, इसका भी काविंग हो जाएगा, लेम्ब से लेम्बिंग, कोई दिक्कत नहीं है। यंग वन को लेम्ब बोलते हैं इसलिए लेम्बिंग, किड से किडिंग, पिगलेट से फ्रोविंग, बस यही कंफ्यूजन है। जो हमारे जो इंग्लिश की भाषा होती है वेटनरी, इसमें फर का मतलब होता है स्मॉल पिग। फर को क्या बोलते हैं, स्मॉल पिग भी बोलते हैं, इसलिए ये पिगलेट नहीं बोलकर फरोविंग बोल रहे हैं, यानी स्मॉल जो पिग होते हैं उनको पैदा करना। तो स्मॉल पिग को क्या बोलोगे, फरोविंग, इसलिए ये फरोविंग वर्ड आया। फर मतलब स्मॉल पिग, बहुत ज्यादा आसान है आपको याद रखना, ये एक तरह की ट्रिक है। फर है, इसका मतलब क्या होता है, सुअर का बच्चा, तो बहुत सारे सुअर के बच्चे पैदा होंगे तो फरोविंग, ठीक है। और यंग वन को पिगलेट बोलते हैं। बाकी टोल्डिया, काविंग, कोई दिक्कत नहीं, याद रह जाएगा। फोल है से फोलिंग, ठीक है। यहाँ पर बहुत आसान है, कपलिंग और कवरिंग। एक तो ये वर्ड कंफ्यूज करेगा, तो ये इसकी मेटिंग के समय कवर करता मेयर को, ये आपके दिमाग में रहना चाहिए। और कपलिंग यानी जो इसका मेटिंग का टाइम लंबा है, क्या है, मेटिंग का जो टाइम है ना, वो थोड़ा लंबा है। लंबा जो पास में रहते हैं दोनों मेल और फीमेल, तो इसको युगल कहते हैं, और इंग्लिश में कपल कहते हैं। से कपल से कपलिंग बन गया। और इधर जो फर होता है, फर मतलब होता है सुअर का बच्चा। कहाँ पे आप ऐड कर लेना आपको, फर मतलब सुअर का बच्चा। तो सुअर के बच्चे को इंग्लिश में फर भी कहते हैं, वहां से फरोविंग वर्ड आ गया। और यंग वन को पिगलेट कहते हैं, लेम्ब, किड, इनमें आपको कोई दिक्कत नहीं, पहले से सब आता है। बस ये कंफ्यूजिंग वर्ड है, इनका ध्यान रख लेना एग्जाम के टाइम में। और यदि समझ लोगे तो कभी आपके गलती नहीं होगी, समझा हुआ लंबे समय तक याद रहता है, ऑप्शन देखते ही आंसर सही हो जाता है।
बाकी कंफ्यूजन से क्या होता है, क्वेश्चन नेगेटिव हो जाता है। एग्जाम में आपको बहुत सारा कंटेंट एक साथ में याद करके जाना होता है, तो वो काफी मुश्किल होता है। बाकी सब्जेक्ट भी आते हैं, तो आप जो चीजें समझने लायक है उसको समझ लो। जैसे रेबिट में हमने सिकोट्रोपी पढ़ा था, तो सिकोट्रोपी ज्यादा सही है या कोप्रोफेजिक? तो सिकोट्रोपी। इसका कारण मैंने बता दिया, पोषक तत्व होते हैं। वो सिक्कम क्या, हैंड गट फर्मेंटर हो गया रेबिट, नहीं भूलोगे, जिनके पास रोमन और रेटिकुलम नहीं होता। अब आपको ऑप्शन में आ जाए कि हैंड गट फर्मेंटर कौन सा है, गाय, भैंस और बकरी डाल दे और हॉर्स डाल दे, तो आपको ये देखना कि जिसके पास रोमन और रेटिकुलम नहीं है वो हैंड गट फर्मेंटर है, रोमन और रेटिकुलम है वो फोर गट फर्मेंटर है। बहुत आसान है, आप समझ के। हम टर्मिनोलॉजी अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, अभी बच रही है थोड़ी टर्मिनोलॉजी, तो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। यहाँ तक समझ में आ गया? अब हाउसिंग है, कास्टेटेड मेल को क्या बोलते हैं इनके, वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। उसका भी बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे कि कास्टेटेड मेल को ये क्यों बोल रहे हैं, फ्री मार्टिन है, ये जो टर्मिनोलॉजी है एक दो क्लास में पूरी हो जाएगी। धन्यवाद दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो।